हाँ बेटा, तो अब आपका बी क्वेश्चन, सेकेंड का बी आ रहा है, कह रहा है एक्सप्लेन द मेमोरेंडम एंड एसोसिएशन। ठीक है, आपको क्या बताना है? एमओए के बारे में बताना है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में बताना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आल्सो एक्सप्लेन एनी थ्री डिफरेंस, मतलब डिफरेंस भी बताना है बिटवीन एमओए एओए। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या लिखना है? एमओए लिख दो, एमओए के बारे में बता दो भाई एमओए क्या होता है, फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बता दो, बता दिए। फिर अब क्या करना है? दो डिफरेंसेस बताने हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड एमओए के अंदर। कितना आसान है, 7 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन। कंपनी से जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो कंपनी एक्ट 2013 इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस एग्जाम में आपके कितने मार्क्स के हो चुके हैं? 17 मार्क्स का किससे केवल पूछ रखा है? कंपनी से केवल पूछ रखा है भाई। ठीक, 14 मार्क्स। हाँ, तो सबसे पहले आपको आर्टिकल सॉरी एमओए के बारे में बताना है। एमओए क्या है? कंपनी का चार्टर होता है भाई। ठीक है, इसके अंदर सारे के सारे, मतलब कि जैसे आपको एमओए के अंदर क्लॉजेस होते हैं, सब कुछ इसमें क्लॉज में मेंशन किए जाते हैं। ठीक है, एमओए के अंदर आपके सारे क्लॉज, जैसे कि आपका क्या है भाई, क्लॉज के बारे में बताना हो तो बता सकते हो, नहीं तो केवल एमओए बताना है। एमओए का क्लॉज पूछा नहीं है, लेकिन एमओए के बारे में आपको जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन आप बता दो। अगर आपको कुछ पॉइंट क्लॉज के डालने हैं तो डाल सकते हो। ठीक है, ओके। उसके बाद आप एओए, एओए इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर आप कह सकते हैं एमओए एओए दोनों क्या है, मतलब कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, दोनों पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, एओए एमओए दोनों। लेकिन आपका जो एमओए होता है वो आपके कंपनी के फंडामेंटल्स बताते हैं। ठीक है, एओए इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है। ठीक है, चलो ये देखो, ये देखो आ गया, कह रहा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी इन द फैक्ट इट्स चार्टर इट डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कि अगर आपको कंपनी के मतलब सॉरी भारत के अंदर कोई भी लॉ के मतलब लगाने हैं, देखने हैं कि आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड या फिर बिजनेस लॉ या कैसे भी लॉ है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है। तो वही कह रहा है कि अगर आपकी एक कोई कंपनी है तो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन कौन होता है? एमओए होता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्कोप ऑफ द पावर ऑफ द कंपनी क्या होता है? एमओए होता है। ठीक है, with which it has been established under the act, it contains the fundamental conditions upon which alone the company can be incorporated। ठीक है, आपको सारे के सारे फंडामेंटल कंडीशंस आपको इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे तब आपको एमओए के अंदर वो सारी चीजें लिख करके और इसमें प्रॉपर तरीके से जो भी सब्सक्राइबर होंगे कंपनी के उनके सिग्नेचर करने के बाद इसे आरओसी को सबमिट किया जाता है। ये भी एक पार्ट है इनकॉर्पोरेशन का। ठीक है, इट इज द वेरी फंडामेंटल। ठीक है, एंड विद द होल सॉरी एडिफिस ऑफ द कंपनी इज बिल्ड। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमने बताया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी आर इज रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, इंटरनल अफेयर्स को बताता है, विच आर फ्रेम्ड टू मैनेज इट्स इंटरनल अफेयर जस्ट एज द मेमोरेंडम कंटेन द फंडामेंटल कंडीशन अपॉन विच द कंपनी इज अलाउड टू इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, ओके बेटा, मतलब कि इसमें फंडामेंटल कंडीशंस है और आपको ये इंटरनल अफेयर्स के बारे में बताता है, विच द कंपनी इज अलाउड टू इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, सो आल्सो द आर्टिकल आर द इंटरनल रेगुलेशन, इसे इंटरनल रेगुलेशन ऑफ द कंपनी बोलते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इन द फैक्ट द रूल्स रेगुलेशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है भाई? रूल्स एंड रेगुलेशन है बाय लॉ फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, इंटरनल मैनेजमेंट, कंपनी के अंदर कोई भी चीजें देखो भाई, आपको पता है कंपनी भाई बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं। अब वहां पे आपको कोई भी वर्क को एक्ट करना है, कंडक्ट करना है, तो आपको उसके लिए भी तो रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर वो सारी चीजें मेंशन की जाती हैं। ठीक है, जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना है उसके लिए आपको एसआर पास करना है या फिर आपको क्या करना है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है, वो सारी चीजें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन की जाती हैं। उसके बाद देखो भाई, द फॉलोइंग आर द की डिफरेंसेस बिटवीन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन।
अब इसमें आपको डिफरेंस दे रखा है, कह रहा है कि आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्लॉजेस होते हैं, क्या होते हैं भाई, क्लॉजेस होते हैं। अंडर सेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट कंटेन 6 मैंडेटरी क्लॉजेस। ओके, मतलब इसमें क्या होते हैं, 6 मैंडेटरी क्लॉज होते हैं। भाई हमने अभी उसके पहले जब क्वेश्चन देखा तो बताया नहीं, आपको क्लॉज बताना है क्लॉज बता सकते हो, लेकिन पूछा नहीं है। लेकिन डिफरेंस में आप बता सकते हो, एमओए के अंदर क्लॉजेस होते हैं। कितने क्लॉज है भाई, 6 क्लॉज है। कौन कौन से, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज एंड ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। एक क्लॉज और आएगा नॉमिनेशन क्लॉज इन द केस ऑफ कंपनी ओपीसी रहेगी आपकी। कौन सी कंपनी रहेगी, ओपीसी कंपनी रहेगी, तो आपका कौन सा क्लॉज आ जाएगा भाई, बताओ, नॉमिनेशन क्लॉज, जिसमें नॉमिनी के बारे में सारी डिटेल्स प्रोवाइड की जाती है। दीज क्लॉज विच serve as a company charter define the fundamental identity scope। भाई ये सारे के सारे मतलब कि जो आपके क्लासेस बताए गए हैं उससे आपको पता चलता है स्कोप, ठीक है, कंपनी क्या करती है, ठीक है, कंपनी के पास क्या पावर है क्या नहीं है, ठीक है, किस प्रकार का इनका बिजनेस है, इनका रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको मोए पढ़ने से मिल जाती है। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द आउटसाइड वर्ल्ड, इनके पास किस प्रकार का रिलेशन है आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। वेयर एज द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में बता रहा है, देखो भाई डिफरेंस देना है ना, अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में बता दो कुछ, ठीक है। कह रहा है द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी शैल कंटेन द रेगुलेशंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। them article shall also contain such matters as may be prescribed, but nothing prescribed in this subsection shall deemed to prevent company from including such additional matter in the articles as may be considered necessary it is sorry for its management, ठीक है। चलो, अब ऑब्जेक्टिव में आपको डिफरेंस बता देना है। क्या ऑब्जेक्टिव होता है एमओए का, क्या ऑब्जेक्टिव होता है एओए का, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या बताया भाई, बताओ, क्लॉजेस के बारे में दोनों में डिफरेंस बता दिया। अब ऑब्जेक्टिव में दोनों में डिफरेंस, एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइन एंड delimits the objective of the company, where the article of association lay down the rules and regulation, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो ऑब्जेक्टिव मतलब एमओए के अंदर कुछ लिमिट्स स्कोप डिफाइन किए जाते हैं, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जाते हैं इंटरनल मैनेजमेंट के लिए कंपनी के, ठीक है। आर्टिकल डिटरमाइन हाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी आर टू बी अचीव्ड, ठीक है। जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है वो कैसे अचीव्ड होगा, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिटरमाइन। अब रिलेशनशिप देखो, मेमोरेंडम डिफाइन द रिलेशनशिप ऑफ अ कंपनी विद द आउटसाइड वर्ल्ड एंड आर्टिकल इनसाइड। ओके बेटा, मतलब कि आपका एमओए बताता है कि रिलेशनशिप कैसे है कंपनी के आउटसाइड वर्ल्ड में, ठीक है। और आर्टिकल डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिलेशन बताता है कंपनी और उनके मेंबर के बीच, ठीक है। इनसाइड आउटसाइड याद रखना, एमओए आउटसाइड रिलेशनशिप बताता है और एमओए सॉरी एओए बताता है कंपनी और मेंबर्स के बीच का रिलेशन। अल्ट्रेशन, अब देखो अल्ट्रेशन दोनों में कैसे होता है भाई, दोनों का सबसे पहले सेक्शन अलग है अल्ट्रेशन के लिए, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन बी अल्टर्ड ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर द एक्ट। देखो इसमें आपके सीए फाउंडेशन में आपको अल्ट्रेशन के बारे में बिल्कुल चीजें कुछ नहीं बताई जाएंगी, क्योंकि ये सारी चीजें आपको सीए इंटर में मिलेगा, ठीक है। चलो, द इन मोस्ट केसेस परमिशन ऑफ द रजिस्ट्रार सॉरी रीजनल डायरेक्टर, ठीक है। मतलब कि अगर आपका प्रोविजन कहता है कि आपको एमओए चेंज करना है तो कर सकते हो, या फिर आपको आरडी परमिशन देता है, ठीक है। आर ट्रिब्यूनल, आरडी या ट्रिब्यूनल या प्रोविजन, इन तीन केसेस में आप अपने एमओए को चेंज कर सकते हो। अब आर्टिकल की बात आ रही है, आर्टिकल का ऐसे एमओए चेंज नहीं होता बेटा, ठीक है। प्रोविजन के अकॉर्डिंग कोई सर्कमस्टांसेस अराइज हुआ, मतलब कि कोई ऐसा, मान लो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ था, मान लो महाराष्ट्र में था, अब आप उस रजिस्टर्ड ऑफिस को कहीं और शिफ्ट करना चाहते हो, तो अब इस केस में भाई सर्कमस्टांसेस है, ठीक है। सर्टेन सर्कमस्टांसेस एंड मैनर प्रोवाइडेड फॉर द एक्ट, तो उस सर्कमस्टांसेस के लिए एक्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन ऐसे केस में आप एमओए नहीं चेंज कर सकते हो, ठीक है। ओके, रीजनल डायरेक्टर आपको परमिशन दे, ट्रिब्यूनल परमिशन दे तो आप चेंज कर लो, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन बी अल्टर्ड, आपको स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पास करो, ठीक है।
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेंज करने के लिए स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ेगा। अब एक और आ रहा है डिफरेंस अल्ट्रा वायर्स के बारे में। किसके बारे में? अल्ट्रा वायर्स एक्ट डन बाय द कंपनी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम। मतलब देखो एमओए के अंदर क्या होती है? पावर होती है, हमने पहले ही बताया। अगर आप पावर से जाके कोई एक्ट करती हैं तो वो एक्ट या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा भाई? वॉइड हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, दीज कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन बाय द अनएनिमस कंसेंट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर। मतलब कि यदि आपका दो प्रकार के अल्ट्रा वायर्स होते हैं, अल्ट्रा वायर एक्ट अगर आपने किए तो अब इसमें आपका रेटिफाई डायरेक्टर्स के द्वारा नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि सारे सारे शेयर होल्डर्स भी अगर कंसेंट देंगे, ठीक है, तो भी क्या नहीं होगा? रेटिफाई नहीं किया जाएगा। रेटिफाई का मतलब है आपने कोई एक्ट किया, ठीक है, अब वो एक्ट आपके एमओए से बाहर जाके हुआ, ठीक है ना, तो अब इसे शेयर होल्डर भी रेटिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। The act ultra wires the article can be ratified the special regulation of the shareholder। अगर आपका अल्ट्रा वायर एक्ट ऑफ द आर्टिकल्स है तो उसे रेटिफाई किया जा सकता है, लेकिन अल्ट्रा वायर्स ऑफ द मेमोरेंडम है तो उसे रेटिफाई शेयर होल्डर्स भी नहीं कर सकते हैं। तो याद रखना, अगर आपने अल्ट्रा वायर ऑफ द एक्ट एमओए है तो उसे शेयर होल्डर रेटिफाई नहीं कर सकते हैं। यदि आपका अल्ट्रा वायर ऑफ द आर्टिकल्स है तो इसे रेटिफाई किया जा सकता है स्पेशल रेजुलेशन पास करके शेयर होल्डर्स के द्वारा, ठीक है, प्रोवाइडेड दे आर नॉट बियॉन्ड द प्रोविजन ऑफ द मेमोरेंडम। एक चीज याद रखना, वो कह भी रहा है कि ये प्रोविजन मतलब कि जो ये रेटिफाई करने जा रहे हैं, जो भी आर्टिकल को अल्ट्रा वायर के कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, इससे रिलेटेड कोई एमओए ना हो, ठीक है ना, एमओए से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। अदरवाइज फिर भी शेयर होल्डर भी उसे क्या नहीं कर सकते? रेटिफाई नहीं कर सकते हैं। ओके बेटा, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी थी, 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब आपका सेकंड का सी है। सी है, देखो कितने नंबर का है भाई? 6 मार्क्स का आया है, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ चीजें बताई गई हैं, उसके बाद आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं। इन 2 पॉइंट्स में आपको क्या करना है? आंसर देना है, ठीक है। तो आप ये पढ़ लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 क्लोज फ्रेंड डिसाइडेड टू फॉर्म एलएलपी पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है ना, एड्यूटेड एलएलपी, ठीक है, नाम है एलएलपी का, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नाम रख सकते हैं। 5 क्लोज फ्रेंड थे जो कि एलएलपी बनाए हैं फॉर एजुकेटिंग पुअर चिल्ड्रेन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दे वर मिस्टर ए नॉन रेसिडेंट, मिस्टर बी नॉन रेसिडेंट और मिस्टर सी रेसिडेंट, मिस्टर डी रेसिडेंट एंड मिस्टर ई, 5 फ्रेंड है रेसिडेंट, मतलब इसमें से 2 फ्रेंड नॉन रेसिडेंट है और 3 फ्रेंड रेसिडेंट है। इट वाज डिसाइडेड दैट मिस्टर ए एंड बी विल बी अपॉइंटेड एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर। बताओ, सबसे पहले ही क्वेश्चन में गलती हो आपको मिल गई, ठीक है ना, सबसे पहले स्टार्टिंग में ही गलत है, लेकिन बाद में ये क्वेश्चन घुमा करके आपको फंसा करके पूछ रहा है, ठीक है ना। समझ में आया? कह रहा है विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द एलएलपी पार्टनरशिप सॉरी एलएलपी एक्ट पार्टनरशिप एक्ट एलएल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, आंसर इज ऑफ द फॉलोइंग। दो केस में आपको आंसर देना है। वेदर इड्यूटेड एलएलपी कैन बी फॉर्म फॉर द एबव पर्पज, जो पर्पज ऊपर बताया गया है उस पर्पज के लिए एलएलपी को फॉर्म किया जा सकता है या नहीं। वेदर मिस्टर ए एंड मिस्टर बी कैन अपॉइंटेड एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर इन इड्यूटेड एलएलपी। बताओ भाई, एक सेकेंड। तो आपको हमने सबसे पहले ही बता दिया कि भाई आपका मतलब कि जो एलएलपी बना रहे हैं भाई पुअर चिल्ड्रेन के लिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यहीं से गलत हो गया। आप एलएलपी को नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे बना ही नहीं सकते। एलएलपी का केवल मोटिव प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है ना। एलएलपी फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस होना चाहिए पहली। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। वेदर एलिड्यूटेड जो भी नाम है एलएलपी कैन बी फॉर्म फॉर एबव पर्पज, तो नहीं, आंसर लिखो नो।
और उसमें लिख दो, प्रोविजन लिखो, बताओ सारी चीजें कि आपकी एलएलपी प्रॉफिट मेकिंग के लिए ही केवल बनाई जाती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपकी कंपनी बनती है, जो कि सेक्शन 8 मतलब कि सोसाइटी बनाई जाती है, बहुत सारी चीजें बना सकते हो, लेकिन एलएलपी आपकी केवल बिजनेस पर्पज के लिए होती है। ठीक है, ओके। फिर क्या पूछ रहा है सेकंड पॉइंट में, वेदर मिस्टर ए एंड बी कैन बी अपॉइंटेड एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब देखो भाई, आपको पता है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में, आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होना चाहिए, एटलीस्ट मतलब मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है, 2 से कम तो होने नहीं चाहिए, पहले मिनिमम की कंडीशन लिखो, फिर उसमें नीचे लिखो कि आपका एटलीस्ट 1 डेजिग्नेटेड पार्टनर रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। अब देखो मिस्टर ए भी दोनों नॉन रेसिडेंट है, तो इस केस में तो यहां भी गड़बड़ हो गया। ठीक, तो आपको बताओ, सारे के सारे प्रोविजन लिखो, रेसिडेंट के बारे में बताओ सारी चीजें, और फिर उसमें बताओ कि एटलीस्ट 1 इज द रेसिडेंट, अदर नॉन रेसिडेंट चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो अब इस केस में ये सारे के सारे आंसर आपको समझ आ गए होंगे भाई, बहुत आसान है। चलो देख सकते हो क्या दे रखा है आपका आंसर, ये लो आ गया। ओके, ये देखो पहले बता दिया, कैन नॉट फॉर्म द चैरिटेबल पर्पज। ठीक, पहले केस को थोड़ा सा डिस्क्लोज किया, फिर बता रहा है कि ये चैरिटेबल पर्पज के लिए नहीं बन सकती, पहले आंसर का जवाब दिया देखो भाई। ठीक, दूसरा फिर बोल रहा है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ठीक है, एज पर सेक्शन 7 ऑफ द एलएलपी एक्ट 2008, एवरी एलएलपी shall have at least 2 designated partners who are individual, at least one of them shall be resident in India। ठीक है, फिर रेसिडेंट के बारे में बताओ, रेसिडेंट कितने दिन में बनता है कोई भी पर्सन। ओके, फाइनेंशियल ईयर के बारे में, ठीक है, क्योंकि हर केस में इन जनरल 182 डेज आर मोर होना चाहिए, लेकिन एलएलपी के मतलब रेसिडेंट बनने के लिए एलएलपी में 120 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर आप इंडिया में रह लिए हो तो आप रेसिडेंट बन जाओगे। ठीक है, एज अब नीचे बता दो, कंक्लूजन दे दो। ठीक है, कह रहा है एड्यूटेड एलएलपी कैन नॉट बी फॉर्म बिकॉज इट पर्पज इज फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, द क्वेश्चन ऑफ अपॉइंटिंग मिस्टर ए मिस्टर बी डेजिग्नेटेड पार्टनर डज नॉट एराइज। ठीक है, ओके। ये देखो हाउएवर नीचे नोट में लिख दिया, इफ द एड्यूटेड, कोई भी चीज अगर आपको लगे नोट में लिखो, कहीं भी लिखो, पॉइंट बना के लिखो, लेकिन सारी चीजों को हाईलाइट करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट को। ठीक है, कैन बी फॉर्म मिस्टर ए एंड बी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर in adjuted LLP are both non-resident, and the condition that at least one designated partner must be resident in India is not fulfilled, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, therefore one of designated partner must be either